क्वेश्चन अगला है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल फाइंड करना है। इथानॉल क्या होता है? C2H5OH, ठीक। और C2H5OH नहीं लिखेगा पेपर में, इथानॉल लिखेगा। अभी सब छोटी छोटी चीजें जरूर जानिएगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल पता करना आपको, जिसके लिए इन्होंने दिया क्या गया है, दिया गया आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया है? -250 किलो जूल। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है कितना? -400 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया गया है किसका? C2H5OH का दिया गया है कितना? -100 किलो जूल। मतलब इस बार इन्होंने अब दोनों कंबाइन कर दिया है, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी यूज करा ले रहे हैं और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या, हमें दोनों की डिफिनीशन अच्छे से पता है, हम अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चन। और तो आप कहेंगे कि सर जो पहले हमें फाइंड करना है उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, इसका 1 मोल बनाना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना डालिए। देखिए एक कार्बन, एक देखिए किस किस से बन रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 है इसमें। तो कार्बन नेचर में C के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में। अब देखिए बैलेंस कर लीजिए, ट्वाइस C, हाइड्रोजन 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई। पिछले क्वेश्चन में बैलेंसिंग में ही गलत हुआ था, तो फिर पूरे क्वेश्चन में हम लोग झूल रहे थे, तो बस बैलेंसिंग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है इसलिए मैंने हाफ O2 कर दिया, ठीक। अब ये हमें रिएक्शन चाहिए, इसी का डेल्टा H चाहिए। इन्हीं 3 रिएक्शन से हम पा जाएंगे। देखिए कैसे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बनाइए, कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। चलिए बना लिए, जो भी डेल्टा H दिया गया लिख लीजिए इसके सामने, -250 किलो जूल। आगे आइए, क्या बनाना है? CO2 बनाना है। कहां से? C+O2 से बनाना है। कितना दिया गया है डेल्टा H? -400 किलो जूल दिया गया है। तीसरे पाइए, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H5OH। C2H5OH का 1 मोल को, C2H5OH के 1 मोल को आपको कंबस्शन करना है, बर्न करना है O2 की प्रेजेंस में। बनेगा क्या? CO2 + H2O। बैलेंस कर लीजिए, 2 कार्बन यहां पर है तो 2 कार्बन यहां पर हो जाएंगे। 6 ऑक्सीजन है तो 3 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ऑक्सीजन आपके, ऑक्सीजन अभी हम बैलेंस कर रहे हैं, पहले ऑक्सीजन अब देखिए कितना है। ऑक्सीजन यहां पर है 4 3 7, और यहां पर कितना है? 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 है। और यहां पर कितने आपके? 4 3 7 ऑक्सीजन है। तो क्या करें हम लोग? यहाँ ये एक ही ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 1 7 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर भी, और 4 3 7 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 हो गया। अब ये 3 रिएक्शंस है आपके पास, इस 3 रिएक्शंस में जोड़ तोड़ करिए और यहां पहुंच जाइए। और देखिए अब एक स्टेप में इसका आंसर मैं लिखता हूं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 2 C चाहिए। देखिए कहां से हमें 2 C मिलेगा? तो आप कहोगे सर यहां से मिल जाएगा, लेकिन सर एक ही C है, इसलिए इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे हमें 3H2 चाहिए। 3H2 कहां से मिलेगा? पहले रिएक्शन में, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। O2 की बात अभी नहीं करते हैं, O2 की बात नहीं करते क्योंकि तीनों में O2 प्रेजेंट है। और देखिए उसकी बात ही नहीं करना है, जो ज्यादा इधर उधर कूदे उसकी बात ही मत करिए, वो अपने आप गायब हो जाएगा। देखिए अब आपको इधर C2H5OH चाहिए। अच्छा C2H5OH चाहिए तो C2H5 यहां प्रेजेंट है, इधर की साइड प्रेजेंट है, आपको उधर लेके जाना है। तो पलट दीजिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देख लीजिए आप ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ा हूं, आप देख लीजिएगा, जैसा जैसा मैंने कहा वैसा वैसा आप रिएक्शन लिख के देख लीजिएगा। O2 अपने आप कट जाएगा, O2 अपने आप कट जाएगा, कोई उसकी टेंशन ही नहीं लेना हमें। तो जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा डेल्टा H में कन्वर्ट करते जाइए। देखिए क्या हो जाएगा, -250 × 3 कर दीजिए, और प्लस -400 × 2 कर दीजिए, और -1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब +100 कर दीजिए। अब जो भी आपका डेल्टा H होगा वही इस रिएक्शन का डेल्टा H हो जाएगा। तो ऑक्सीजन चिंता मत करिए, मल्टीप्लाई करके जब जोड़ेंगे ना देखिएगा ऑक्सीजन अपने आप उड़ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आइए देखते हैं अगली टाइप ऑफ की एंथैल्पी। वो क्या है आपकी? वो है आपकी बॉन्ड
डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहिए या सिंपल डिसोसिएशन एंथैल्पी आ रही है, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। तो उसमें गड़बड़ा मत दीजिएगा कि नाम में गड़बड़ा दे रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा बोला जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोला जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोला जाता है। ये क्या होता है, देखिए सबसे बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब सिंपल सी चीज ये है कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी हमें देनी पड़े उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी मैं अभी बता देता हूं आपको अच्छे से, लेकिन एक बात जानते रहिएगा कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में दो ही चीज होती है, नए पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में होता है कि पुराने रिलेशनशिप कुछ टूट जाते हैं, नए रिलेशनशिप कुछ बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपके हमेशा फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो जिंदगी की बात हो गई, केमिस्ट्री में आते हैं हम लोग। क्या है, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो जो पुराने बॉन्ड, जो आपके बॉन्ड्स टूटते हैं, तो बॉन्ड टूटेंगे कैसे, जब तक आप उसको एनर्जी नहीं दोगे अपने आप थोड़ा टूट जाएंगे बॉन्ड। तो जब आप एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूटता है, और जब बॉन्ड्स बनते हैं तो बॉन्ड्स बनने में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या जानते हैं, क्या आप लोग यहां समझे कि बॉन्ड टूटेगा तब हमें एनर्जी, बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा, और बॉन्ड जब बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर टूटने की बात कर रहे हैं, टूटने की बात करेंगे, जुड़ने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पहले डिसोसिएशन मतलब टूटना ही हुआ। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द heat required to break bonds of, to break the bonds of 1 mole of the molecule, 1 mole of the molecule in the gaseous phase, in the gaseous phase into its gaseous atom। अब देखिए डेफिनेशन तो ये हुई, अब डेफिनेशन आपको समझाना पड़ेगा। देखिए डेफिनेशन ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल ले लें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो गैसियस फेज में होना चाहिए, नहीं है तो पहले उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल के जो उसके बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी हमें देना पड़ता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं उसको। एक बात और, इसमें मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप पहले देख लेते हैं, पहले मान लीजिए AB, एक कोई हमारा मॉलिक्यूल है, इसका एक मोल मॉलिक्यूल है और ये गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, एक मोल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन गैसियस मॉलिक्यूल मतलब गैसियस फेज में होना चाहिए। इसके बॉन्ड्स को हमें तोड़ना है और तोड़ के इसको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब इसके जो गैसियस एटम्स है उसमें आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तो गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम बनेगा। कहने मतलब क्या हुआ, समझे कि गैसियस कोई हम एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल का एक मोल, ठीक है, तो और वो गैसियस फेज में होगा, तो उसके जब बॉन्ड को तोड़ देंगे तो वो क्या होगा कि उसी के गैसियस एटम में टूट जाएगा। ये हो गया अलग अलग गैसियस एटम, ठीक है। तो गैसियस मॉलिक्यूल से हम लोग गैसियस एटम में पहुंच गए। और देखिए एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें मैं H2 का ले लिया, H2 एक गैस है, तो गैसियस फेज में तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक मोल मैंने ले लिया, ठीक है, सब कुछ वैलिड चल रहा है। और यहाँ पर HH बन गया, 2H, तो ये क्या हो गया, ये एटम हो गया ना अब, लेकिन गैसियस एटम ही है, ठीक है। तो गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम में हम लोग पहुंच गए। ऐसे आप बहुत लिख सकते हैं, मान लीजिए आपकी Cl2 भी गैस होती है, इस और Cl2 भी 2 Cl बन जाएगा, तो गैस से गैस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम आ गया, ठीक है। बस एक मोल लीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक 1 मोल को ध्यान दीजिएगा, एक गैसियस वाला ध्यान दीजिएगा, गैसियस फेज में है, नहीं है तो उसको गैसियस फेज में आप लेके आएंगे। अच्छा एक बात और, अगर AB जो है
ए बी कोई हमारा मॉलिक्यूल है, वो ए प्लस बी में अगर टूट रहा है तो इसके लिए डेल्टा एच बताइए क्या होगी। वीडियो पॉज करिए, थिंक करिए, सोचिए, सोच लिए, अब आंसर देखिए। डेल्टा एच में क्या लिख दिया यहाँ पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिखा हो? क्योंकि आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अगर आपको इसका बॉन्ड तोड़ना है तो आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए देना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अगर मान लीजिए ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे हैं, ऐसे केस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका? ऐसे केस में डेल्टा एच निगेटिव। क्यों? अगर बॉन्ड्स बनते हैं तो हीट निकलती है, हीट निकलेगी तो डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन जो है वो इस रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन है। उलटते हैं तो क्या करते हैं? डेल्टा एच अगर पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक, तो ये कुछ आपका बॉन्ड डिसोसिएशन से रिलेटेड चीजें थी। पहली बात आप डेफिनेशन समझ जाइए बस कि गैसेस मॉलिक्यूल से गैसेस एटम में करना है बॉन्ड तोड़ के। ठीक है, ये समझ गए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। दो क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, बाकी आप सीट से प्रैक्टिस करिएगा, जो आपको पीडीएफ सीट मिलेगी उससे। ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ फीलिंग मिल जाएगी। अब आप कह रहे होंगे कि अभी सर आप उस पे मतलब रफ वाला रद्दी पेज पे करा रहे थे, अब एकदम बढ़िया व्हाइट पेज। हाँ, कुछ A4 साइज मिल गया तो A4 साइज में लिख लिए थे, कुछ रफ का पेज मिला तो रफ पेज पे लिख लिए। देखिए, और हाँ एक चीज सबसे मेन, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, इस तरह ये हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी। अगर यहाँ नॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बस ये नॉट लगने का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किस रिएक्शन की? हाफ H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट, सॉरी हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स आउट HCl। इसकी आपको एंथैल्पी फाइंड करनी है। इफ इन्होंने क्या दिया है? इफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH की बॉन्ड एंथैल्पी इन्होंने x किलो जूल पर मोल दिया है, और Cl की बॉन्ड एंथैल्पी दिया है y किलो जूल पर मोल, और इन्होंने HCl की दिया है z किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है 3 की बॉन्ड एंथैल्पी, और इन्होंने हमसे पूछा है इस रिएक्शन के लिए बताइए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। देखिए अब इसको कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में काम करिए। देखिए आपको ये पता है कि अगर ये आपको रिएक्शन करनी है तो उस रिएक्शन को करने के लिए आपको रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ना है और प्रोडक्ट के बॉन्ड को बनाना है। तो बस आप ऐसा करिए कि रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, प्रोडक्ट के बॉन्ड को बना दीजिए, और जो बॉन्ड एंथैल्पी दिया है उसी हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। अगर हम लोग H2 का बॉन्ड तोड़ते हैं, H2 का बॉन्ड तोड़ेंगे तो H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी इन्होंने दिया है x किलो जूल पर मोल। ठीक है, x किलो जूल पर मोल दिया है। अब देखिए अब मेन बात क्या है, मैं अभी जो आपको बताया था कि अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो हीट देना है, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव होगा। और इन्होंने हाफ बॉन्ड के लिए कहा है तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा? x/2। अच्छा, Cl2 का भी आपको बॉन्ड तोड़ना है तो प्लस y/2। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए पहले कि H2 के लिए x/2, Cl2 के बॉन्ड तोड़ने के लिए y/2 की एनर्जी की जरूरत है। अच्छा, HCl के बॉन्ड को अगर हमें बनाना है तो हमें HCl जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो जाता है? डेल्टा H माइनस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस Z हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फाइनल रिएक्शन की इंथैल्पी लिखना है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, कुछ ना करिए, इन्हीं बॉन्ड एनर्जीज को जोड़ दीजिए।
मैं जान रहा हूं कि इसमें काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दिक्कत कहां पड़ रही है आप लोगों को। सबसे पहली चीज समझिए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह रहा है, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी भाई, रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, प्रोडक्ट का बॉन्ड बन जाएगा। तो बस इन्होंने क्या क्या सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी दे दिया। इन्होंने ये नहीं दिया है कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने दिया है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड की एनर्जी क्या है, बस इन्होंने दे दिया। ये नहीं दिया कि डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। डिसोसिएशन आप जानेंगे, आपको ये जानना चाहिए कि हाँ H2 का डिसोसिएशन, Cl2 का डिसोसिएशन और HCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, डेल्टा जो आपको एंथैल्पी रिएक्शन निकालनी है वो सिंपल, इसको तोड़िए, जो एनर्जी लगे वो लिख लीजिए, इसको तोड़िए, जो एनर्जी लिखे उसको लिख लीजिए, इसको बनाइए, जो एनर्जी लगे उसको माइनस कर लीजिए, माइनस में जाएगा ही वो। ठीक है, तो भाई H2 को हमें तोड़ने में x प्लस एक्स एनर्जी लगेगी, क्योंकि तोड़ना है हमें तो एनर्जी देना, तो प्लस एक्स एनर्जी लगेगी, लेकिन हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो वो भी हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। वही सेम चीज Cl2 के लिए और HCl के लिए -z। ठीक है, समझ गए। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, और आपको XYZ नहीं कोई वैल्यू दे सकता है, XYZ मैंने लिया ताकि कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े हमें। अब आइए, अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द, क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको फाइंड करना है चेंज इन एंथैल्पी, वही मतलब डेल्टा H फाइंड करना है फॉर द कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कंबशन के लिए आपको डेल्टा H फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इसके लिए इन्होंने क्या क्या दिया है ये देख लीजिए। इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, किसका किसका बॉन्ड एनर्जी इन्होंने दिया है, C का दिया है, CH का दिया है और CO बॉन्ड का दिया है, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, OH बॉन्ड और O2 बॉन्ड, OO बॉन्ड, इन्होंने इतने बॉन्ड का दिया है। और दिया जो भी हो हम अपने हिसाब से मान ले रहे हैं XYZ और ABC। ठीक है, मेन आपको समझाना है, सबकी यूनिट किलो जूल, जूल पर मोल ले लीजिए, यूनिट कुछ भी हो सबकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जूल पर मोल एनर्जी ले लीजिए आप। तो इन्होंने इतने बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी दिया है, अब हमें किस बॉन्ड को तोड़ना है, किस बॉन्ड को बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, इसलिए इन्होंने बॉन्ड एनर्जी दिया, ना डिसोसिएशन ना फॉर्मेशन। अब देखते हैं, अगर हमें डेल्टा H फाइंड करना है फॉर द कंबशन ऑफ द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो पहले एसिटिक एसिड की कंबशन करा लीजिए। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, और इसका कंबशन करा रहे हैं तो O2 के प्रेजेंस में कराएंगे और CO2 और प्लस वाटर बन जाएगा। आइए इसमें रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, वहां पर हाइड्रोजन 2 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ऑक्सीजन अब बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, C यहाँ पर 2 था देखिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 2 2 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर 4 2 6 ऑक्सीजन है, 4 2 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे हिसाब से, 4 2 6 और 4 2 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4, कार्बन 2, सब चीज बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसी के कंबशन के लिए हमें डेल्टा H फाइंड करना है, मतलब सीधी सी बात उन्होंने एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ लिया है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस सारे कंपाउंड को सही से लिख लीजिए, कितने बॉन्ड्स हैं, तभी पता चलेगा ना किसको तोड़ना है किसको नहीं तोड़ना है। इसको पहले इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, और यहां पर ठीक कुछ ऐसा मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, रिएक्टेंट के हर एक बॉन्ड को आपको तोड़ देना है। रिएक्टेंट के हर एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए और प्रोडक्ट के हर एक बॉन्ड को बना दीजिए। अच्छा, जब तोड़ेंगे तब एनर्जी देंगे, मतलब हम लोग का डेल्टा H पॉजिटिव लिखा जाएगा, और जब बनाएंगे तब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H निगेटिव लिखेंगे। ठीक, समझ गए।
सबसे पहले आपको 3 CH बॉन्ड तोड़ने हैं, 1 2 3 CH बॉन्ड तोड़ने हैं, मतलब Y पॉजिटिव मिलेंगे और 3 CH बॉन्ड तोड़ने हैं तो 3Y। ठीक, आगे देखिए एक CO बॉन्ड तोड़ना है आपको। CO बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको प्लस A की जो है वो एनर्जी लगानी पड़ गई। एक CO बॉन्ड तोड़ना, C सिंगल बॉन्ड हो, उसके लिए Z की एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। ठीक, फिर एक OH बॉन्ड तोड़ना है, OH बॉन्ड के लिए B। ठीक, अब देखिए एक O2 बॉन्ड तोड़ना है, O2 बॉन्ड तोड़ने के लिए C जूल पर मोल की एनर्जी लग रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक O2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए C प्लस C जूल की जो है एनर्जी लग रही है, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर 2 मोल है O2 के ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2C हो जाएगा। ठीक है, O2 की C दी है ना। अब देखिए, अब माइनस अपने करते आप चलिए प्लस ही, लेकिन वो अपने आप माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे, अब हमारा काम क्या है कि दो CO जो है, CO बॉन्ड जो है, ये 2 CO बॉन्ड यहां पर बन रहा है। 2 CO बॉन्ड बनने के लिए CO बॉन्ड कहां गया CO बॉन्ड यहां पर है, 2 CO बॉन्ड बन रहा है, मतलब -2A। ठीक, बनने में क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड एनर्जी है वो निगेटिव हो जाएगी। बताया था ना मैं कि एनर्जी रिलीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी निगेटिव है। ठीक, तो -2A, लेकिन 2 CO बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन उसके बाहर भी 2 मोल लगा है, तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ऐसे ही देखिए, आगे देखिए, OH के 2 बॉन्ड बनाने हैं, OH के बॉन्ड बनाने के लिए B जूल की एनर्जी लग रही है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे, वो भी माइनस भी बन रहा है तो नेगेटिव कर दिए -B। ठीक है, लेकिन -2B ना, क्योंकि 2 OH बॉन्ड है तो -2B, और 2 H2O है, इसके भी 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसके भी आपके 2 थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके भी 2 थे। ठीक है, अब यही जो आप जोड़ देंगे यही आपका डेल्टा H हो जाएगा। कितनी सिंपल सी चीज है। तो एक सीधा सा मैं आपको बात बता दूं, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखिए एक छोटी सी बात आप जान लीजिए, आप क्या करना है कुल मिला के, हमें रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ दीजिए और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड को बना दीजिए। जब आप बॉन्ड्स को तोड़िएगा तो जो उसकी एंथैल्पी होगी उसको पॉजिटिव लीजिएगा। क्या लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी देनी है, और जब एनर्जी हम देते हैं मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के केस में एंट्री हो रही है एनर्जी की, एंट्री हो रही है मतलब एंडोथर्मिक हो रहा है, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H पॉजिटिव। समझ गए आप? ऐसे सेम उसमें हम लोग कर लेंगे, जब प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब नए बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज मतलब निकलना, एग्जिट हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H निगेटिव। तो जो भी डेल्टा H आपको दिया गया है बॉन्ड वाला, उसी को निगेटिव करते चले जाइए बस। और अगर 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मोल है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, ओपन स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिएगा और बस उसके बाद जैसे C में 3, इसमें 3 CH बॉन्ड थे तो वही मैंने लिखा, एक CO था मैंने वही लिखा, एक OH था, नहीं एक यहां पर CC बॉन्ड भी था, उसको शायद मैं भूल गया। देखिए यही गड़बड़ होता है, बॉन्ड एनर्जी में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। 3 CH बॉन्ड तो मैंने लिया, क्या मैंने एक CC बॉन्ड लिया, CC बॉन्ड X था, यहां पर X भी होगा प्लस। देख लीजिए एक CC बॉन्ड था वो मैंने छोड़ दिया, एक CO बॉन्ड लिया, एक CO बॉन्ड लिया और एक OH बॉन्ड लिया, उसमें नहीं गलत किया मैंने। ठीक है, ठीक है, वो सब लिया। फिर उसके बाद O वाला जो बॉन्ड था, O वाला उसका 2 लेना था, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 2 मोल का है तो 2C हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर -2 है -2B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अभी CH4 का मुझे बॉन्ड एनर्जी को लिखना पड़ता, मान लीजिए अगर हमें CH4 के बॉन्ड तोड़ने पड़ते तो C में टोटल 4 H हैं, तो 4 CH और CH का मान लीजिए X दे दिया, तो हम कैसे लिखते हैं 4X। ठीक है, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ने में X जूल की एनर्जी लग रही है, तो 4 बॉन्ड को तोड़ने में 4X की एनर्जी लगेगी। सब बात समझे? जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग को C2H5OH के सारे बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है, कोई ऐसी रिएक्शन हम करा देते हैं
तो पहले हमें, मेरा ये कर्तव्य है, पहले हम लोग लिखे इसका स्ट्रक्चर। जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा काम हम लोग का। देखिए अगर मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा तो इसमें देखिए सबसे पहले CH कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 CH बॉन्ड है इसमें। ठीक, एक CC बॉन्ड है, एक CO बॉन्ड है और एक आपका OH बॉन्ड है। देख लीजिए इसमें पहले इतना अगर आप पहचानेंगे नहीं, और इन सब की आपको बॉन्ड एनर्जी मान लीजिए X मिला है, Y मिला है, Z मिला है, बीटा मिला है, कुछ भी मिला उससे आपको नहीं मतलब है, आप बस केवल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 अगर 5 CH बॉन्ड की बात कर रहे तो एक का X है तो 5 का 5X हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि पहले आप ओपन स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, देख लीजिए कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, जो जो बॉन्ड्स होंगे सबकी आपको ये मिलेगा, आपको ये बॉन्ड एनर्जी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लीजिए अगर हमें तोड़ना है तो जो भी बॉन्ड एनर्जी मिलेगी उसका पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर हमें बनाना है तो जो भी बॉन्ड एनर्जी दी गई उसका निगेटिव ले लेंगे। ठीक, समझ गए ना? इसमें थोड़ा गंदा ज्यादा मैंने कर दिया, तो जहां पर आपको सही लगे वैसे से रोक रोक के आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन जो है खत्म होता है। तो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कवर कर दिया, आपका कवर हो गया। इसमें पूरी एंथैल्पी वाला जो आपका ये थर्मोकेमिस्ट्री वाले जितने पोर्शन थे हीट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सब हो गया। अब इसमें हम लोग किधर चलेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, कोई कट तो नहीं रहा ना? रुकिए हम भी कैमरा थोड़ा चेक कर ले। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग अब पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए बात आती है कि सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप दिए तो थे और कहे तो सही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऐसी क्या बात होगी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने का रीजन यही था क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ चीजें जो थी उसमें अधूरी थी। तो इसका मतलब अधूरी थी क्या, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गलतियां थी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस होंगी। अगर यहाँ की लैंग्वेज में बात करें वो क्या हो जाएगा कि लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बता दिया गया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी प्रोसेस हो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा, किसी में कोई कुछ क्या कोई लिमिटेशंस होंगी या कौन सा प्रोसेस फिजिबल है कौन सा प्रोसेस फिजिबल नहीं है, कुछ बात नहीं किया उन्होंने, कोई बात उन्होंने इस चीज की नहीं किया। ठीक है, तो उसी के हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखिए लिमिटेशन नंबर 1 ये था, जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था जब हीट पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि जो हीट होती है हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हीट की एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है कि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर ही फ्लो करती है। ठीक, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी कोई बात मैंने नहीं बताया। मतलब सबसे पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन की कोई बात डिस्कशन नहीं किया। फ्लो ऑफ हीट का कोई इन्होंने डिस्कशन किया ही नहीं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, कुछ नहीं डिस्कस किया। तो पहली गलती उन्होंने तो ये कर दिया। अच्छा, गलती बहुत किए थे, बहुत गलती था, अगर गलती गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं 3-4 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। दूसरी गलती क्या हुई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो देख लेते हैं। देखिए दूसरी गलती इनसे ये हुई, दूसरी गलती इन्होंने ये किया कि देखिए उन्होंने ये कहा कि देखिए यहां देखिए पहला आप एग्जांपल मैं आपको बता दूं,
थोड़ा मैं इसलिए रुक रहा था क्योंकि इसमें एग्जांपल मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे इन्होंने क्या कहा कि हर एक प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है इनके हिसाब से। तो अच्छा ये बताइए कि आप सभी लोग नेचुरल प्रोसेस बहुत सारी होती है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सब इररिवर्सिबल होते हैं, भी आप जानते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि पहाड़ से पानी गिरता हुआ, कहीं टीवी मूवी पिक्चर या रियलिटी कहीं ना कहीं देखे हैं ना, तो पहाड़ से ऊपर से पानी गिर रहा है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, हो रहा है लगातार। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम ध्यान दें तो ऊपर से जो पानी हमारा गिरता है वो कैसे, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसी तरीके से ऊपर से नीचे फ्लो करती है। तो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, पानी ऊपर जाने लगेगा। तो भैया ये सोचिए वो क्या नजारा होगा कि ऐसे हम खड़े हो जाएं और ऊपर से पानी गिर रहा है पहाड़ से, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और तुरंत काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर ऊपर जाने लगे। सोचिए क्या नजारा होगा कि ऊपर से पानी नीचे गिरा, नीचे से ऊपर चला गया। लेकिन ये नहीं होता है, इनके हिसाब से होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा नजारा हम लोग के लिए बना दिया कि ऊपर नीचे पानी गिरा और नीचे से ऊपर भी गिर रहा है, दोनों चीज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके नेचुरल स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन रुक जाइए अभी लिख लीजिए, जितने भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं सब आपके कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, ठीक, ये बात थी। अच्छा, तो इसमें इन्होंने तीसरा पॉइंट क्या दिया था, इन्होंने किसी भी रिएक्शन की, किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी बारे में नहीं बताया था। फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस को डिस्कस नहीं किया। मतलब कोई प्रोसेस हमारा फिजिबल होगा या नहीं होगा। फिजिबल मतलब समझते हैं क्या, फिजिबल मतलब होगा कि नहीं होगा प्रोसेस, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। इन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं बताया, बस बता दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह वैलिड है, होगा प्रोसेस नहीं होगा ये नहीं बताया, ठीक। तो ये भी बहुत गलत बात थी इनकी। चौथी बात, इनके ही देखिए 100% इफिशिएंट इंजन, 100% इफिशिएंट इंजन पॉसिबल नहीं है, 100% इफिशिएंट इंजन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसी कोई डिस्कशन नहीं किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि टोटल मतलब जितने भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन्होंने वैलिड कर दिया। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, इसका मतलब कि इंजन भी 100% इफिशिएंस होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला है, 1 लीटर अगर पेट्रोल डाल लिया तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 100% इफिशिएंट है कि जितना दे रहा है उतना वापस कर दे रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये बात गलत है, 100% इफिशिएंट इंजन पॉसिबल नहीं है बनाना, पॉसिबल ही नहीं है। आप 100% इफिशिएंट इंजन कहां से बना सकते हैं, ऐसा चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ उनकी ऐसी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन में सबसे मेन बात जो थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसको ऐसे लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, जैसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखते हो वैसे लिख लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और इसी रिएक्शन फिजिबिलिटी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नथिंग, कुछ नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शन देता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसे चलना, उसको एक डायरेक्शन दे देता है। सिर्फ वो थोड़ा फिजिबिलिटी बारे में बता देता है, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और बाकी कुछ खास ऐसा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है, ठीक है।
अच्छा, बात आती है कि सर आप बार बार स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस यूज कर रहे हो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है? तो हेडिंग डाल लीजिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हेडिंग डाल लीजिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए, a process which has tendency to occur, which has tendency to occur, पहला by itself, by proper initiation, by proper initiation, और तीसरा पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी जो या तो खुद हो जाए बाय इटसेल्फ, या उनको हम कुछ प्रॉपर इनिशिएशन दे दें। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो खुद से पढ़ते हैं, मतलब उनके अंदर खुद की डेडिकेशन है, वो पढ़ाई अपने आप करते हैं, या अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा नहीं भी कर रहा तो कोई कुछ कह देता है, हल्का सा कुछ कह दिया तो वो पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस, कि मतलब वो या तो अपने आप कर रहे हैं, तो या तो प्रोसेस अपने आप हो रही है, या तो कुछ उनको हम प्रॉपर इनिशिएशन दे रहे हैं तब हो जा रही है, और अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है, ये पॉइंट की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम लोग बाय इटसेल्फ की बात करें, तो जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं शुगर सॉल्यूशन की, जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए और एक चम्मच चीनी ले लीजिए। आप अगर चीनी को या नमक को पानी में डालते हैं तो क्या वो अपने आप मिल नहीं जाता है? वो अपने आप मिल जाता है बाय इटसेल्फ। ठीक, बाय इटसेल्फ। या हो सकता है कि आपको थोड़ा हिलाना पड़े, तो थोड़ा प्रॉपर इनिशिएशन भी आप कह सकते हैं उसमें आपको देना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर इनिशिएशन थोड़ा सा आप अगर हिला देते तो मिल जाता है। अंडर गिवन कंडीशन देने का मतलब ये होता है, अब जैसे मैं कह रहा हूं एक गिलास, तो एक गिलास में एक चम्मच चीनी लेंगे, 2 चम्मच चीनी लेंगे तब तो ठीक है। अब आप ये कहिए एक गिलास पानी में और एक बाल्टी चीनी ले लें, तो ऐसी नहीं है, इसीलिए लिख दिया गया अंडर द गिवन कंडीशन। एक कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि हाँ इतना ही। अब ये नहीं कि बाल्टी भर पानी ले लिया, उसमें एक क्या कहते हैं बाल्टी भर चीनी को एक गिलास पानी में डाल देंगे, तो वो गलत बात है ना, वो ऐसी कंडीशन नहीं बात कर रहा हूं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कह देंगे आप? स्पॉन्टेनियस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है, जो या तो अपने आप हो या तो कुछ प्रॉपर इनिशिएशन देना पड़े। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए वाटर का बनना फ्रॉम H2 + ½ O2, ये अपने आप नहीं होता, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दीजिए, ये प्रोसेस तुरंत हो जाएगा। तो ये भी आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर इनिशिएशन आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ गए। अब इसी में हेडिंग डाल लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसको भी आपको ये समझा देते हैं। कुछ है यही थोड़ा सा, मैं तो मुझे ज्यादा नहीं लिखना है, आप पहले हेडिंग डालिए तो आपको मैं समझाता हूं। थोड़ा सा मैं अगर एडिट कर दूंगा इसी में तो मेरा काम चल जाएगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस व्हिच हैज नो टेंडेंसी, बस हो गया डेफिनेशन कंप्लीट। डेफिनेशन कंप्लीट, और ये पॉइंट उड़ा दीजिए यहां से, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। क्या हो गया? अ प्रोसेस व्हिच हैज नो टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ और बाय प्रॉपर इनिशिएशन। वही हाल है कि जो जैसे कुछ होते नहीं है, मतलब जिन बच्चों को कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, वो खुद तो पढ़ाई करेंगे नहीं, अब बाहर कोई दूसरा उनके मम्मी पापा दोस्त कोई भी कितनों कहे लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, तो वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ना खुद से
और ना किसी प्रॉपर इनिशिएशन के बाद भी। कोई अगर बहुत समझा भी दे मोटिवेशन, जैसे हम लोग बहुत सारे हर संडे मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, वो मोटिवेशन लेक्चर पाने के बाद भी लेकिन उसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है, उसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ना अपने आप पढ़ेगा ना किसी की इनिशिएशन कुछ मोटिवेट करने के बाद भी। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या सर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते ही नहीं है? जैसे आप कहिए ना खुद से होंगे ना, कि मतलब ऐसे बच्चे जो खुद से नहीं पढ़े, किसी कहने से नहीं पढ़ते, तो क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे वो लोग। तो ऐसे प्रोसेस होंगे, लेकिन यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए, नोट, इफ वी प्रोवाइड रेगुलर एक्सटर्नल एनर्जी, रेगुलर मत लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस लिख लीजिए, ज्यादा अच्छी लैंग्वेज लगती है। कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी, if we provide continuous external energy then process can be occur, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम कॉन्टिन्यूअसली एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे तब ये प्रोसेस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअसली एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते रहिए, मतलब लगातार किसी को मोटिवेट करते रहिए, भैया पढ़ो भैया पढ़ो भैया पढ़ो, तब भैया जाके पढ़ेंगे। ठीक, ऐसा होता है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप सबके घर में फ्रिज होगी, फ्रिज है ना, सबके ऑलमोस्ट सबके घर होगी फ्रिज। फ्रिज में क्या होता है बताइए? फ्रिज, आप लोगों सर फ्रिज में पानी ठंडा होता है, बर्फ जमती है, बिल्कुल वही होता है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही बताया। लेकिन देखो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है क्या कि वो अपने अंदर की हीट को निकाल के बाहर फेंक देता है, अपने अंदर की हीट निकाल के बाहर फेंक देगा, और तभी तो अंदर की चीजें ठंडी होती हैं। जब अपने अंदर की हीट निकाल दोगे तो आप भी ठंडे हो जाओगे, वही चीज है। तो अपने अंदर की हीट निकाल के बाहर फेंकने का मतलब हो गया कि लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर पे भेज रहा है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। फ्रिज के अंदर लोअर टेम्परेचर था, वहां से हीट को निकाला, बाहर फेंक दिया, कहां चला गया? हायर टेम्परेचर पे। अच्छा, फ्रिज जो है वो लोअर से हायर कर तो रहा है, आपकी बात तो सही है, लेकिन क्या अपने आप करता है? आप कुछ नहीं करते हो। आप ये बताइए, जैसे आप क्या ना खुद से, तो पहली बात तो फ्रिज काम नहीं करेगा। बाय प्रॉपर इनिशिएशन मतलब है कि थोड़ी सी बिजली चालू कर दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करो, थोड़ी सी प्रोवाइड करो, 2 मिनट प्रोवाइड कर दो, क्या ठंडा करेगा? नहीं ठंडा करेगा। एक लगातार उसको एक कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट कॉन्टिन्यूअसली उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहो। जब आप कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहोगे तब जाके वो क्या कहते हैं? ठंडा करेगा। ठंडा करेगा मतलब एनर्जी, हीट जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर। दूसरा एग्जांपल आपके सबके घरों में होगा जरूर, जैसे घर में ऊपर टंकी लगी होती है, टंकी में पानी भरा जाता है। पानी कैसे भरते हैं? नीचे से पानी ऊपर जाता है ना। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ऊपर से नीचे आना तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, वो अपने आप ऊपर से नीचे पानी आएगा। ऊपर ऐसे उड़ेलिए पानी, नीचे अपने आप जाता है। लेकिन क्या नीचे से ऊपर अपने आप आता है? कभी आप देखें कि ऐसे डाल रहे हो, पानी खटाक से ऊपर आने लगे, ऐसा आप कभी देखें? ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तो ऐसे प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोटर लगाना पड़ेगा नीचे से, नीचे टुल्लू जिसे कहते हैं, घर में टुल्लू लगा होगा ना, कि टुल्लू सब लोग नीचे पानी उठा के सीधे ऊपर टंकी में भेज देता है। तो ये क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? आपने कॉन्टिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड की इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोटर कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी आप लगातार दे रहे हो, तब पानी नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है। तो मतलब वही है कि अगर कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी प्रोसेस आपका हो सकता है। तो बस इतना घुस गए हम लोग अंदर, बहुत है, इससे ज्यादा अंदर इसमें मत घुसिए। समझना जरूरी था इसलिए मैं ज्यादा समय लेकर आपको समझा दिया। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब क्या देखें हम लोग इसमें? देखिए एक बात मुझसे छूट गई है, उसको देख लीजिए। एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट होती है। प्यारी स्टेटमेंट ये है कि ऑल वर्क कन्वर्टेड इनटू ऑल हीट, ऑल वर्क कन्वर्टेड इनटू ऑल हीट। तो क्या इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी पॉसिबल है? ऑल हीट क्या ऑल वर्क में कन्वर्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सर एक्सप्लेनेशन कैसे आप ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए।
जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने दोनों हाथों का ऐसे रगड़ रहे हैं, ठीक है, आप रगड़ रहे हैं, तो जब रगड़ रहे हैं हम दोनों हाथों को अपने, तो कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, भले फर्जी काम है लेकिन कर तो रहे हैं ना, तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे रगड़िए रगड़िए आप लोग, तो देखिए क्या होगा कि हाथ गर्म होगा आपका, मतलब वर्क जो है आपका वो हीट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, वर्क हीट में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, वही दूसरा एक काम करिए, अपनी हाथ को मोमबत्ती कैसे ऊपर रख दीजिए, आपका हाथ गर्म होगा, क्या कोई काम होगा, कोई काम नहीं होगा। ठीक, और एग्जांपल ले लीजिए, एक खिलौने वाली कार ले लीजिए, ठीक, खिलौने वाली कार सब जानते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा वर्क करिए, उस पर थोड़ा सा धक्का दीजिए, चलती है तो कुछ फ्रिक्शन होता है, जमीन पे कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में वो रिलीज होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं, फ्रिक्शन की वजह से ही वो चलता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा करिए, फिर गाड़ी में नीचे से मोमबत्ती लगा दीजिए, तो क्या मतलब हम गाड़ी को हीट कर रहे हैं, तो आप अगर गाड़ी को हीट कर रहे हैं तो क्या गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी। आप मोमबत्ती लगा दीजिए, गाड़ी होगी बहुत जल जाएगी गाड़ी, बस इस तरह क्या होगा, लेकिन गाड़ी चलेगी नहीं। तो हीट वर्क में नहीं कन्वर्ट होते, सारे हीट सारे वर्क में नहीं कन्वर्ट होते, कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट होंगे, लेकिन ऑल हीट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू ऑल वर्क, लेकिन ऑल वर्क कैन कन्वर्ट इनटू ऑल हीट। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट बना के नोट कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं अपने थोड़ा मेन सिलेबस की तरफ। मेन सिलेबस क्या है, मेन सिलेबस आपका सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी क्या मतलब हुआ, मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उन्होंने यही बताया कौन सा प्रोसेस फीजिबल होगा, कौन सा प्रोसेस फीजिबल नहीं होगा, कौन सा स्पॉन्टेनियस और कौन सा स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो फिर बात आती है कि सर कुछ कंडीशन होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है स्पॉन्टेनिटी के लिए। हाँ, 3 क्राइटेरिया होते हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए, 3 क्राइटेरिया। कौन कौन सा, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। ये आपका इंथैल्पी चेंज होता है, इंथैल्पी चेंज, ये आपका एंट्रोपी चेंज, ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आप कहोगे सर गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए फ्री एनर्जी, एनर्जी छूट गया, फ्री एनर्जी चेंज। आप कहोगे सर आप इंथैल्पी तो पढ़ाए हो लेकिन एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पढ़ाए हो, तो बिल्कुल अभी बस आगे हम लोग को वही सब पढ़ना है, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया होती है जो कि इन तीनों का जब पढ़ लेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। मतलब ये 3 क्राइटेरिया आपको डिसाइड करके देंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग आप लगा लीजिए कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, यही 1 बाय 1 हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है कि टेंडेंसी टू लो इट्स एनर्जी, टेंडेंसी टू लो इट्स एनर्जी, मतलब ऐसे प्रोसेस जिनके पास ये टेंडेंसी होती है अपने एनर्जी को लो करने की, ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या चीज, ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो अपनी एनर्जी कम कर दें। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, यही तो मतलब हुआ। भाई अपनी एनर्जी आप कैसे कम करो, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी एनर्जी कम करनी है, मैं बहुत चिल्ला रहा हूं, बक 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 कर रहा हूं, तो मुझे अपने अगर एनर्जी लूज करनी हो तो हम बाहर चले जाएं, खूब कूदे उदे, खूब नाचे खेले कूदे, तो इससे क्या होगा, मेरी एनर्जी लूज होगी, मैं अपनी एनर्जी लूज करूंगा, ठीक है। तो एनर्जी लूज करने का तरीका क्या होगा कि रिलीज करो अपनी एनर्जी। तो एनर्जी लूज करने का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी रिलीज करना। तो ऐसे प्रोसेस जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी मतलब समझ रहे हैं ना, अपनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन 0, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस,
अगर हम इस क्राइटेरिया की बात करें तो इनके हिसाब से क्या है कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सब के सब आपके क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं इनके हिसाब से। अगर हम इसमें कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल ले ले रिएक्शंस की, जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, चलिए हमने ऐसा कोई एग्जांपल पर्टिकुलर लिखा नहीं तो एग्जांपल छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है वो बी में जा रहा है कुछ एनर्जी रिलीज करके, ठीक है, इसका मतलब इसका डेल्टा एच कैसा है, निगेटिव है, तो मतलब ऐसा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ऐसा इन्होंने कहा, पहली कंडीशन इन्होंने ये बताया कि एनर्जी लूज करे, एनर्जी अपनी टेंडेंसी टू लो इट्स एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज करे मतलब डेल्टा एच निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं वो सब स्पॉन्टेनियस है। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सब स्पॉन्टेनियस है, लेकिन मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि जितने एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर इन्होंने कहा कि एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब एंडोथर्मिक जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यही तो ये गलत हो गया ये कि मेनी एंडोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। ऐसे बहुत से आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस थे जो कि स्पॉन्टेनियस थे। देखिए कैसे, जैसे कि हम लोग अगर बात करें एंडोथर्मिक प्रोसेस की, जैसे कि मान लीजिए लिक्विड वेपर में जा रहा है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सब लोग जानते हैं। अगर आप लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन लिक्विड को हम लोग को हीट देनी पड़ती है। ऐसे प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन तब भी स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे बहुत सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस है। ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं जिनका डेल्टा एच 0 है, उसके बाद भी वो लोग स्पॉन्टेनियस है, जैसे एस्टरिफिकेशन, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स आउट ईस्टर प्लस वाटर, वो भी प्रोसेस हमारा जो है उसका डेल्टा एच 0 होता है, उसके बावजूद वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसका मतलब दिस इज नॉट 100% ट्रू। 100% अगर ट्रू की बात कर रहे हैं तो नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है। ये इन्होंने जो बात की वो गलत नहीं थी, लेकिन यही 100% ट्रू है, ये नहीं सही है। इसीलिए 3 कंडीशंस आती हैं। तो पहली डेल्टा एच की कंडीशन मैंने डिस्कस कर लिया, इन्होंने क्या बताया, डेल्टा एच लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक, लेकिन पूरी तरीके से बात सही नहीं हुई। तो इसमें हम लोग अपनी दूसरी कंडीशन अगर देखें, अगर इसमें हम लोग अपनी दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या एंट्रोपी से रिलेटेड होगी, तो उसमें हम लोग को लंबा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए इतना। तब आइए हम लोग अपने दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी सेकंड कंडीशन क्या है स्पॉन्टेनिटी की। सेकंड कंडीशन है कि टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस या डिसऑर्डर। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रोसेस जिसमें ये टेंडेंसी होगी टू एक्वायर द मैक्सिमम रैंडमनेस या मैक्सिमम डिसऑर्डर। रैंडमनेस जानते हैं, मतलब जैसे रैंडमनेस मतलब रैंडम, जैसे कहते हैं कि रैंडम चीजें हैं, मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे कहीं भी ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब रैंडम मोशन है। जैसे मैं अपना हाथ ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, ये सब क्या है कि हम रैंडम मोशन मेरे हाथ का है। तो यही रैंडमनेस या डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब चीजें अव्यवस्थित हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, वही मतलब है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर टेंडेंसी होती है टू एक्वायर द मैक्सिमम रैंडमनेस या डिसऑर्डर, वैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। देखिए कोई भी सिस्टम हो, कोई भी उसका ऑर्डर से, ऑर्डर मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, मतलब व्यवस्थित हो, से डिसऑर्डर होना वो आसान होता है, ठीक है। इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। देखिए अभी आपको मैं आप लोगों के एग्जांपल से समझाऊंगा इसको मैं। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ये है आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी।
मतलब कोई भी सिस्टम हो उसका ऑर्डर से मतलब ऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल आप अपने ऊपर लीजिए, जैसे आपको अगर एक रूम में छोड़ दिया जाए, ठीक है, एक रूम में आपको रहना है, रूम पहले बहुत साफ सुथरा था और बहुत हर चीजें व्यवस्थित थी, उस रूम में आपका एकदम ऑर्डर तरीके से रहना, मतलब कोई चीज इधर उधर ना हो, कोई गंदगी ना हो एक पैसे की, ये कर पाना मुश्किल काम है। लेकिन डिसऑर्डर होना, चीजें व्यवस्थित होना, आपको रूम गंदा करना बहुत आसान काम है। जैसे आपको एक रूटीन दे दिया जाए कि आपको रोज 6 घंटे पढ़ाई करनी है, एकदम मतलब 6 घंटे की पूरी पढ़ाई करनी है आपको, तो 6 घंटे की पढ़ाई करना मुश्किल है। लेकिन ये कह दिया जाए 6 घंटे मूवी देखना है, टाइम पास करना है, दोस्तों से गप्पे सप्पे करने, तो वो बड़ा आसान काम है, 6 घंटे कोई भी कर लेगा, कोई मौज मस्ती मार लेता है। लेकिन 6 घंटे पढ़ना मुश्किल काम है। जैसे एक रूटीन बना दिया जाए कि आपको सुबह से शाम तक ऐसा ऐसा आपका शेड्यूल है, आपको ये काम करना है, उसमें आपको काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिना शेड्यूल के काम करना बहुत आसान काम है। मतलब डिसऑर्डर अनऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें बहुत आसान होती है, उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसे प्रोसेस जो कि मैक्सिमम रैंडमनेस जिसमें होती है, मैक्सिमम डिसऑर्डर होता है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। यहीं पर एक वर्ड आता है एंट्रोपी, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी रुक जाइए थोड़ा सा। एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है देख लीजिए पहले। एंट्रोपी की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज द, एंट्रोपी कुछ नहीं, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर। मतलब क्या हो गया, जो आपकी एंट्रोपी है कुछ नहीं, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस और डिसऑर्डर। मतलब ये जो रैंडमनेस और डिसऑर्डर बात कर रहे हैं उसी को मेजर करने वाली एक ये क्वांटिटी है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। एंट्रोपी की बात करें तो इसका पर्टिकुलर, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग एंट्रोपी जो है वो मेजर नहीं कर सकते। आप क्या रैंडमनेस क्या मेजर करोगे, कोई क्वांटिटी मेजर करने, लेंथ ब्रेथ थोड़ा नहीं मेजर कर लेंगे। लेकिन डेल्टा एस की सिग्निफिकेंस है, डेल्टा एस को हम लोग क्यों सिग्निफिकेंस क्यों, क्योंकि हम लोग मेजर कर सकते हैं। और जो आपकी एंट्रोपी होती है ये स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, और ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बता चुका हूं पहले ही, ठीक। डेल्टा एस मेजर कर सकते हैं because it is a state function, so it depends only on initial and final point, so delta s is equal to sf minus si, s final minus s initial। अच्छा, ये बात हो गई। तो अगर हम इस चीज को यहां से लिंक करें तो इसने क्या काम, और देखिए इस क्या है, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर। इसका मतलब अगर रैंडमनेस बढ़ेगी, मान लीजिए रैंडमनेस अगर बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक, समझ गया मतलब। तो मैक्सिमम डिसऑर्डर या मैक्सिमम रैंडमनेस हो, इसका मतलब अगर हम लोग इस कंडीशन की बात करें तो ये जो सेकंड कंडीशन है आपकी स्पॉन्टेनिटी की, वो ये कह रहा है, इसका मतलब कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो। वो ये कह रहा है कि डेल्टा एस जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 हो, यही बात उसने कहा है, ठीक है। एंट्रोपी जो है हमेशा बढ़ती रहे, मतलब डिसऑर्डर बढ़ता रहे, रैंडमनेस बढ़ती रहे, जितना रैंडमनेस बढ़ती जाएगी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 इट इज द सेकंड कंडीशन, ठीक है, डी ऊपर ही रखिएगा। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बताया था मैंने, डेल्टा एच लेस देन 0। मैंने कहा था कि आपको डेल्टा एच और डेल्टा जी तीन ही क्राइटेरिया होती है डिफाइन करने की, ठीक। अच्छा, तो इसका क्या मतलब सर, कि मतलब जिसकी एंट्रोपी बढ़ेगी जिन प्रोसेस में, मतलब जिस प्रोसेस की एंट्रोपी बढ़ेगी वो ही प्रोसेस सिर्फ स्पॉन्टेनियस होंगे, बाकी सब नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। अच्छा सर ये बताइए कि सर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो होती है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जिसमें क्या होता है कि गैस जो होते हैं वो लिक्विड में बन जाते हैं। अच्छा, जब जो गैस होता है, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम मोशन में होंगे इन कंपैरिजन टू लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम मोशन में होंगे इन कंपैरिजन टू लिक्विड के मॉलिक्यूल। एकदम 100% ट्रू बात है कि नहीं है, ठीक। गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल से ज्यादा रैंडम मोशन में होंगे।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंट्रोपी जो है वो घट रही है भाई। यहाँ रैंडमनेस ज्यादा थी, यहाँ रैंडमनेस कम है, मतलब रैंडमनेस घट है, मतलब एंट्रोपी घट रही है। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस लेस देन 0 है, लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे की वजह से क्या मतलब हो गया कि ये जो बात हम बता रहे हैं कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, देखिए डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ये बात गलत नहीं है, लेकिन यही ही होगा, ये बात गलत है। मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई और बात जरूर की जाएगी। तो इसीलिए आपकी थर्ड क्राइटेरिया बाकी है ना। तो थर्ड क्राइटेरिया जो है उसको बताने से पहले मैं आपसे एंट्रोपी के बारे में बात करूंगा। पहले एंट्रोपी सही से डिस्कशन हो जाएगा, तब हम लोग चलेंगे अपने थर्ड क्राइटेरिया पे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए एंट्रोपी, और डेफिनेशन आप फिर से लिख लीजिए कि इट इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर, और उसका कोई पर्टिकुलर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, स्टेट फंक्शन होता है, और हम लोग डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं। रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, जो सारी बात मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये सब बात अपने नोट डाउन कर लीजिए फिर से। और उसमें लिख लीजिए कि स्टेट फंक्शन होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग ये बेसिक चीजें कर लिए हैं, तो आइए हम आपसे थोड़ा और बात करते हैं